जो कल बच्चे लेट थे आज वो सबसे पहले टाइम पे आ चुके। चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था। हाँ ऑनलाइन बच्चों गुड मॉर्निंग। चैप्टर हमारा चल रहा था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में हम क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अपन? 2। कल एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन वो डिस्कस नहीं हुआ नहीं क्या? बैलेंस शीट बन गई थी ना। एक तो क्वेश्चन वो अकाउंट बनाने वाला था, और उसके बाद एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि हमारे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए, सिर्फ ये पूछ रहा हूं और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। तो 2 हो गए ना अपने। चलिए, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। 4 हो गया, और 7 हो गया ना। नहीं 7 नहीं हुआ। और एक हमने स्टडी मॉड्यूल से किया था, एक स्टडी मॉड्यूल से किया, एक अपने नोट से किया। टोटल 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 11। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 स्टडी मॉड्यूल का है। बेटा ये तो आप थोड़ा सा मतलब एक बेंच पे 4 मत बैठो बेटा, आप लोग 4 क्यों बैठे हो? कहीं नगर निगम की टीम आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमको, और टीम घूम ही रही है। इतनी जगह होते हुए बेटा क्यों? इधर आगे भी तो जगह खाली थी। चलो अभी तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा अपने लिए अच्छा रहेगा बेटा। जहाँ तक संभव हम फेस टू फेस चलने दें, कहीं नगर निगम की टीम आके हमारी क्लासेस सील ना कर दे, डर ये लगता है। और बेटा वो गवर्नमेंट ऑफिसर जब आएंगे ना तो बड़े तेज में आते हैं, बड़े जोर शोर में आते हैं, पूरे लगता है कि पूरे देश की कमान उन्हीं के हाथों में है। 4 बच्चे जहां बैठे हो बेटा 3-3 हो जाओ ना, जहां भी 4 बैठे हो 3-3 हो जाओ। देखिए गर्ल्स ने कितना जल्दी कहना मान लिया। देखते बॉयज में देखना, सभी 3-3 है ना। ठीक है, चलो शुरू करें क्या? बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्टडी मॉड्यूल का है। इसमें लिखा है समराइज बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी, और मॉड्यूल में इसमें एक बात और लिखी है अनलिस्टेड। इसने ये पुराना क्वेश्चन था, तब नहीं लिखा था लिस्टेड अनलिस्टेड, पर मॉड्यूल ने अब लिख दिया अनलिस्टेड। तो आप भी क्या करें, अपने नोट्स में क्या लिख दें, अनलिस्टेड लिख दें, क्योंकि मॉड्यूल में अनलिस्टेड अलग से लिखा हुआ है। अनलिस्टेड लिखने से क्वेश्चन में जान आ जाती है। कैसी जान आ जाती है मतलब क्या? DRR और DRI, DRR 10%, DRI 15%। और ये वर्ड ना हो तो फिर दोनों चीजें खत्म हो जाती है। पता नहीं फिर समझ में आता है कि क्या करें। तो ये बेहतर है कि वो मेंशन कर दे कि ये कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है, क्या है, ये है, वो है। तो लिस्ट अनलिस्टेड है मतलब इसमें DRR वाला रूल भी एप्लीकेबल होगा और DRI वाला रूल भी लगेगा। DRR का रूल क्या है? रिडम्पशन के पहले पहले 10% DRR हो जाना चाहिए, और फिर उस DRR को हम भेज देते हैं। जब रिडम्पशन हो जाता है तो उसको भेजते हैं जनरल रिजर्व में। बेटा होना चाहिए क्या कि जिस दिन डिवेंचर इश्यू हुए वह उसी साल से, उसी साल के एंड से थोड़ा 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 क्या थोड़ा थोड़ा P&L प्रोविजन डेबिट से सिंकिंग फंड क्रेडिट करते रहना चाहिए। तभी तो प्रॉफिट एक साल में नहीं कई सालों में हम अमाउंट मतलब प्रॉफिट इकट्ठा करेंगे, हर साल मिला के थोड़ा थोड़ा, और फिर उतना ही प्रॉफिट हर साल थोड़ा 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 इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। लेकिन आजकल क्वेश्चन बनाने वालों ने वो हेडेक सब हटा दिया। जो हमने पहले दिन देखा था कि 4 साल तक इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, देखते इसमें क्या होता है। पर यह है रिडम्पशन के पहले पहले DRR 10% हो जाना चाहिए, और वो DRR भेज देना चाहिए जनरल रिजर्व में आफ्टर रिडम्पशन। और इन्वेस्टमेंट भी जिस साल रिडम्पशन होने वाला है,
जितने डिवेंचर का एडमिशन होने वाला है उसका 15% इन्वेस्टमेंट उस साल की 30 अप्रैल के पहले हो जाना चाहिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन अनलिस्टेड आते ही आपको दो प्रोविजन अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, डीआरआर और डीआरआई। और बेटा ये है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको है ना कहीं पर लिख के रखने पड़ेंगे अपने मेमोरी पर्पस के लिए। चलो ठीक है, इधर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, केस दिया है और बैंक बैलेंस दिया है। बैंक बैलेंस हमारे काम आएगा रिडम्पशन में। इधर अथोराइज शेयर केबल है, एक इशूड है 20,000, इशूड शेयर केबल है 20,000 और पीएनएल है 120। ये पीएनएल फ्रीजर है, ये पीएनएल फ्रीजर है जो काम आएगा डीआरआर बनाने में। 12% डिवेंचर है, यही तो 12% डिवेंचर 120 के हैं और क्रेडिटर्स हैं और प्रपोज डिविडेंड है। ये प्रपोज डिविडेंड स्टडी मॉडल में नहीं है, हमारे नोट्स में है। क्यों नोट्स में है? क्योंकि नोट्स में क्वेश्चन पुराना है और मॉडल ने इसको मॉडिफाई कर दिया, उसने प्रपोज डिविडेंड हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि अब प्रपोज डिविडेंड का फंडा एप्लीकेबल नहीं है। तो ठीक है, हम रहने दें, है तो हमारे है, ठीक है। देखते हैं प्रपोज डिविडेंड क्या होता है इसका। ये प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू प्रपोज डिविडेंड एंट्री हो चुकी है। क्या एंट्री हो चुकी है बेटा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड एंट्री हो चुकी है, इसलिए प्रपोज डिविडेंड हमारी लायबिलिटी में आ रहा है। बस इसका पेमेंट बचा है, प्रपोज डिविडेंड टू बैंक। यदि पेमेंट होता है तो प्रपोज ऑलरेडी हो चुका है, पीएनएल से ऑलरेडी प्रॉफिट निकलकर ये लायबिलिटी में आ चुका है, बस एजीएम में कंफर्म होती है ये पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, द एजीएम इज इन एजीएम इट वॉज रिजॉल्व। एजीएम हुई, उसमें क्या क्या तय किया गया? नंबर 1, टू पे प्रपोज डिविडेंड ऑफ 10% इन कैश। 10% इन कैश प्रपोज डिविडेंड को नकद में दे दिया जाए 10%। बेटा आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी है? आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल है ₹2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000 होता है, वो ऑलरेडी प्रपोज है, उसी को तो पे करने की बात कर रहे हैं। वो जो 10% डिविडेंड बोले ना, टू पे प्रपोज डिविडेंड ऑफ 10%, प्रपोज डिविडेंड जो 20,000 है वो ऑलरेडी कितना परसेंट है? 10% ही है, इसी को वो पे करने की बात कर रहे हैं। तो हम एंट्री क्या मारेंगे? प्रपोज डिविडेंड टू बैंक, खत्म। इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और इन डाउट बेटा, मैंने आपको हमेशा कहा है जहां भी कैश लिखा हो वहां बैंक इन्वॉल्व होता है। जहां भी कैश लिखा हो वहां, यहाँ कैशियर है तो ही नहीं, और है तो भी डिविडेंड कभी कैश में दिया जा सकता है क्या शेयर होल्डर को? तो कैश बोलते तब भी क्या होता है? वो चेक ही होते हैं। वो बोलते हैं ना समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, इसका मतलब नहीं कि उसमें कैश ही मिलेगा, चेक भी मिलेगा। फिर टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन, कॉमा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या ऑप्शन दिया जा रहा है? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है कंपल्सन नहीं, उन्हें एक चॉइस दी जा रही है। टू परचेज ₹1.10 शेयर ऑफ ₹15, ₹8.15, ₹10 का शेयर ₹15 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। बोनस देने के पहले हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर वो कंपनी से खरीद सकते हैं। 10 वाला शेयर कंपनी उन्हें ₹15 में देने को अग्री है। यह कहा जाता है राइट इशू। क्या राइट इशू जानते हैं आप लोग? ये कंपनी का राइट इशू है। तो दिस ऑप्शन बिंग टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, इसको इनकेश कर लिया। 4 के बदले 1 शेयर, शायद ये शेयर मार्केट में और महंगा है, शायद ₹18 का है, और कंपनी बोलती भाई तुम तो अपनी हो, एक काम करो हम ₹10 वाला शेयर तुम्हें 18 में नहीं 15 में दे देते हैं, और तुम्हारा ऑप्शन लेना हो तो लो, नहीं तो मत लेना। शेयर होल्डर को एक लेटर जाता है, वो लेटर का है लेटर ऑफ राइट। हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर लेने का अधिकार है शेयर होल्डर को, और सभी शेयर होल्डर ने भरपूर इस अधिकार का यूज किया, क्योंकि मार्केट में उसके शायद रेट अच्छे होंगे। हर 4 शेयर पर 1 शेयर, तो अभी कंपनी की इश्यूड शेयर कैपिटल है 20,000 शेयर्स। ये 20,000 शेयर दिख रहे हैं, तो 4 के बदले 1, तो 20 शेयर के बदले 5,000 शेयर्स राइट में कंपनी इश्यू करेगी ₹15 पर। तो ₹15 पर शेयर, ₹15 पर शेयर इंटू 5,000 शेयर, 75,000 का अमाउंट कंपनी को रियलाइज होगा फ्रॉम इश्यू ऑफ राइट, फ्रॉम द राइट इशू।
तो बैंक डेबिट 75,000 टू शेयर कैपिटल। अच्छा, एंट्री नहीं समझ में आ रही, क्या एंट्री होगी? सोचो, चलो एंट्री क्या होगी, मैं जल्दी बोल रहा हूं। एंट्री क्या होगी? बहुत ही टफ एंट्री है कि कंपनी ने अपना 10 वाला शेयर 15 में इशू किया और कंपनी को 75,000 मिले, इसकी एंट्री तो बड़ी टफ है। मैं पूछ रहा हूं तो कोई बोल नहीं रहा है, मतलब टफ ही होगी। बैंक डेबिट 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000। ऑनलाइन वालों ने धड़ाधड़ जवाब दे दिया, फेस टू फेस सोचते ही रह गए। मैं पूछता ही रह गया कि क्या होगा क्या होगा, बहुत टफ एंट्री है। जब जाके इनकी नींद खुली कि हाँ सर बोलना है, ऑनलाइन वाले बच्चों ने फटाफट एंट्री फेंक दी उठा के, ये लो सर। सही है बेटा। अब कई जगह तो आपसे तेज चलते हैं बेटा ऑनलाइन, उनको तो लिखना पड़ता है, टाइम लगता है टाइप करने में, तब तक तो आपको आगे निकल जाना चाहिए। उल्टा हो रहा है। ये सिंपल सी एंट्री पूछी कि इसकी एंट्री क्या होगी, ये जवाब दे देते हैं, टाइप कर देते पूरी पूरी एंट्री, और आप बोल भी नहीं पाते। इधर क्या फिर से बताओ, ये पॉइंट बहुत टफ है। तो टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 4 के बदले 1 बोनस, 4 के बदले 1 बोनस। अब ये क्लियरिटी नहीं कि ये बोनस राइट के बाद है। राइट के बाद तो है, क्योंकि जब बोनस राइट दिया गया था तब बोनस नहीं था वो तो, हाँ मतलब जो राइट दिया गया तब बोनस इशू, उसका मतलब बोनस उसके बोनस के बाद आया। तो हमें तो अब देखना ये होगा, ये तो एजीएम पर मतलब मीटिंग में जो डिसाइड हुआ उस पर डिपेंड करता है कि ये बोनस किस पे देना चाहते हैं। यदि दोनों में डेट डिफरेंस है, अलग अलग एक दिन में डिफरेंस है, तो हमें राइट पर भी बोनस देना पड़ेगा। देखते हैं फिर। टू रिपे डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 3%, डिवेंचर को 3% प्रीमियम, डिवेंचर जो 120 के हैं, इस 12% 120 के डिवेंचर को 3% की प्रीमियम पर रिडीम किया जाए। गिव जनरल एंट्रीज एंड कंपनी बैलेंस शीट आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन आर कंप्लीट। आपको एंट्री पास करनी है और फिर बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में डिविडेंड पेमेंट की एंट्री भी होगी, राइट इश्यू की भी एंट्री होगी, फिर बोनस इश्यू की भी एंट्री होगी, उसके बाद डिवेंचर के रिडेम्पशन की एंट्री भी होगी। पर चूंकि डिवेंचर अनलिस्टेड है, सॉरी कंपनी अनलिस्टेड है, तो डिवेंचर का रिडेम्पशन तो एक तरफ रह गया। आपको कंपनीज एक्ट के रूल पहले फॉलो करने पड़ेंगे। पूरे के पूरे 120 डिवेंचर इसी साल रिडीम होने जा रहे हैं, तो रिडेम्पशन के पहले पहले 120 का 10% 12,000 से डीआरआर बन जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन में डीआरआर नाम की चीज ओपनिंग में है? अजीब सा है, कंपनी की एरर है। कंपनी को चाहिए था कि रिडेम्पशन के पहले पहले डीआरआर बना के पटक देती। आखिरी साल आ गया, उस साल तक डीआरआर नहीं बनाया, तो जस्ट फॉर लीगल फॉर्मेलिटी हमें डीआरआर बनाना पड़ेगा। जस्ट फॉर लीगल फॉर्मेलिटी, इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये गलत तरीका है कंपनी का कि डीआरआर आखिरी साल में आखिरी मूवमेंट पर, जब डिवेंचर आखिरी सांसें ले रहे हैं, डिवेंचर होल्डर नहीं, डिवेंचर जब आखिरी सांसें ले रहा है, बस रिडेम्पशन की कगार पर है, तो उस दिन जाके डीआरआर बना दो कि भाई लीगल रूल फॉलो हो गया। अरे क्या मतलब है इस चीज का? ईयर एंड में जाके बना दो, रिडेम्पशन की डेट के दिन डीआरआर बनना कोई औचित्य नहीं रखता। डीआरआर मतलब प्रॉफिट बचा के रखो, कब से? जब से प्रॉफिट हुआ तब से बचा के रखो, और वो डाल दो डीआरआर में या सिंकिंग फंड में। नहीं डाला उन्होंने, और ना ही इन्वेस्टमेंट के नामो निशान है। तो अजीब सी सिचुएशन आपके सामने आने वाली है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन बना ही इस तरह से है। क्योंकि क्वेश्चन बना उसके लिए नहीं था, डीआरआर और डीआरआई के लिए बना। तो पुराना है, जब डीआरआई और डीआरआई का फंडा नहीं था। ये तो इसको अनलिस्टेड क्वेश्चन लिखकर क्वेश्चन बनाने वाले ने अपना नया क्वेश्चन बनाने से बेहतर पुराने क्वेश्चन में अनलिस्टेड लिख दिया और काम खत्म। उससे क्या ऑकवर्ड सिचुएशन होगी मैं बताता हूं। इन्वेस्टमेंट जनरली हम कब करते हैं? इन्वेस्टमेंट थोड़ा पहले करते हैं। इन्वेस्टमेंट पहले थोड़ा क्यों करते हैं? भाई आपके डिवेंचर जितने रिडीम होने वाले हैं ईयर एंड तक, उसका 15% इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल के पहले हो जाना चाहिए। यदि आपके डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं 31 मार्च को या मार्च में या फेब में, तो आप 30 अप्रैल के पहले पहले इन्वेस्टमेंट कर दो। इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या होता है भाई? उतनी मनी इन्वेस्टमेंट में ब्लॉक हो जाती है, बिजनेस से निकलकर इन्वेस्टमेंट में ब्लॉक होती है, तो रिडेम्पशन पे उनको बेचकर रिडेम्पशन कंफर्टेबल हो जाता है,
ताकि मनी बिजनेस में रहे तो बिजनेस से निकालना मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में रहे तो उसको बेचना आसान है। तो बिजनेस मनी निकाल कर इन्वेस्ट कर दो और रिडम्पशन की रेट को इन्वेस्टमेंट बेच दो, तो रिडम्पशन के लिए फंड अरेंजमेंट ईजी होता है। और यही आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो बिजनेस से मनी निकालना आसान काम नहीं होता। तो अब देखते हैं, मतलब यहाँ पे तो होगा क्या, इनको इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल के पहले पहले कर देना चाहिए थे, अभी तक नहीं किए, अब करेंगे इस साल। अच्छा, इधर तो बैलेंस शीट दी है मार्च 2012 की और रिडम्पशन की कोई डेट वेट नहीं दी, तो हमें भी डेट वेट पर फोकस नहीं करना है कि कब रिडम्पशन हो रहा है, कब इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, कब क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस एंट्री कर दो, काम खत्म। बैलेंस शीट दी, बैलेंस शीट के बाद ये सब कुछ हुआ। जो बैलेंस शीट दी है इसके बाद चारों चीज हुई, डिविडेंड पे कर दिया गया, राइट इश्यू लगाया गया, बोनस दे दिया गया, डिवेंचर रिडीम कर दिए गए, डिवेंचर रिडीम करने के पहले डीआरआर बना दो, डीआरआर बना के रिजर्व में भी डाल दो उसको, इन्वेस्टमेंट भी कर दो, रिडम्पशन के पहले इन्वेस्टमेंट भी कर दो, जितने डिवेंचर रिडीम होने वाले उसका 15% इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करना तो पड़ेगा, और उस इन्वेस्टमेंट को बेचना भी तो पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते ही काय के लिए है, ताकि ड्यू डेट पर उन्हें बेच कर अमाउंट अरेंज कर पाए, तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री भी करनी है और उसी वक्त उन्हें बेचने की एंट्री भी करनी है। अजीब सी सिचुएशन आ रही है इस क्वेश्चन में जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। सर राइट पर बोनस मैं अभी कैलकुलेट करता हूं, राइट पर भी बोनस दे देंगे हम तो, राइट पर भी बोनस दे देंगे हम तो। हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे अभी तो बोला बेटा मैंने, आपके क्वेश्चन के पहले मैंने जवाब दे दिया था, आपने शायद सुना नहीं। 30 अप्रैल के पहले पहले इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मैंने कहा था, अभी सुबह से लेकर मैं 8 बार बोल चुका हूं कि होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में डेट्स ये नहीं दी गई कि रिडम्पशन कब है, एजीएम के जस्ट बाद हो गया, अब कब इन्वेस्टमेंट हुए, कब उनको बेचा गया, कब ड्यू हुआ, तो मैं उसमें डेट नहीं दी तो मैं कैसे कर लूँ? और मैं बार बार बोल तो रहा हूँ कि इसको इन्वेस्टमेंट पहले करके रखना चाहिए थे, यही तो समझा रहा हूँ बेटा इतनी देर से कि उसको इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल के पहले पहले कर लेना चाहिए थे, रिडम्पशन के काफ़ी पहले इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, पर अभी तक नहीं किया, तो अपन करें क्या, हमको तो लीगल फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे और वापस बेचने भी पड़ेंगे। अब वो कब खरीदे और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2 दिन बाद बेच दिए, मुझे इसमें क्वेश्चन में पता कहाँ चल रहा है जो मैं डेट पर ध्यान दूँ। इज इट क्लियर? कंपनी लिस्टेड होती है तो लिस्टेड होती है, वो लिस्टेड कही जाती है बेटा। जब अनलिस्टेड का क्वेश्चन तो लिस्टेड की बात क्यों करें? चलो क्वेश्चन सुन लिया, समझ लिया, चलो हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 11, होमवर्क। अब मैं है ना एंट्री फटाफट कर रहा हूं ताकि हमारा कम टाइम में काम हो जाए। पहली एंट्री प्रपोज डिविडेंड की पेमेंट की, मैं नरेशन भी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपके स्टडी मॉडल में है। प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट होगा ना बेटा, तो प्रपोज डिविडेंड की लायबिलिटी को डेबिट करो, प्रपोज डिविडेंड टू बैंक। नोट कर रहे हो क्या? हाँ, कितना प्रपोज डिविडेंड? 20,000। क्या मैं स्पीड बढ़ा लूं? नहीं, पर कल फिर आपको ऐसा लगा सर की स्पीड बहुत फास्ट हो गई। मेरी स्पीड फास्ट नहीं होती, मैं ये मान के चलता हूं कि आप नोट नहीं कर रहे हैं इसलिए स्पीड मेरी फास्ट हो जाती है, पर कई बच्चों का ऑब्जेक्शन आता है कि सर आपका बहुत तेज फास्ट हो गया क्वेश्चन। वो होगा ही ना बेटे, जब नोट करने का टाइम नहीं दूंगा तो टाइम जस्ट आधा हो जाएगा, और जहां नोट करने का टाइम दूंगा जस्ट डबल, जितना मैं लिखवाता हूं उतना ही टाइम आपको नोट करने के लिए देना पड़ता है। आप डिसाइड कर लो, क्योंकि मैं अर्ली बर्ड बेच में तो मेरी दादागिरी चलती है, मैं वहां पर नोट करने नहीं देता, मैं अपने हिसाब से चलता हूं, पर आप लोगों में मेरी दादागिरी में नहीं चलाता, आप जैसा चाहो वैसा। आप क्वांटिटी में ज़्यादा हो तो यहाँ मेरी दादागिरी नहीं चलाता हूँ, आपसे पूछ कर चलूंगा कि नोट करना है, अभी नोट नहीं करना है, घर पे कर लोगे, ठीक है। ये प्रपोज डिविडेंड पेमेंट कर दिया तो प्रपोज डिविडेंड टू बैंक हो गया, इसके बाद ये मैटर खत्म। अच्छा मैं एक काम करूं, वर्किंग नोट तो बना लूं, राइट इशू का वर्किंग नोट, राइट इशू का वर्किंग नोट। क्वेश्चन ने कहा है 4 के बदले 1 शेयर, तो 20,000 के बदले 5,000 शेयर्स विल बी इशूड एज ए राइट एट द रेट ऑफ ₹15। ये अमाउंट हो गया 75,000। ये तो राइट इशू का वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट नंबर 2, बोनस इशू। राइट के वक्त क्वेश्चन
समझदारी से बोल दिया कि भाई जब राइट दो तब बोनस नहीं दिया गया था, पर बोनस के वक्त ये नहीं कहा गया कि बोनस जब दे रहे तब राइट नहीं दिया गया था। इसका मतलब बोनस जब दे रहे तब राइट दिया जा चुका है। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स 20,000, बोनस सॉरी राइट इशू 5,000, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000। तो राइट की रेशो क्या है? 4 शेयर के बदले 4 के बदले 1 है, तो 25,000 के बदले 6250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। 62 का आ गया बोनस इशू। हमने राइट पर भी बोनस दिया है, ऐसा क्वेश्चन में इंटरप्रेट होता है। आप लैंग्वेज पर ध्यान दे तो समझ में आएगा। राइट पर बोनस नहीं दिया, राइट देते वक्त बोनस को कंसिडर नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन लिखा था, पर बोनस देते वक्त राइट को कंसिडर करेंगे क्योंकि राइट का बोनस कब आया है? राइट के बाद। ठीक है, बस ये 2 वर्किंग नोट काफी है। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 3, DRR required, B Limited is unlisted company at the rate of 10% of total amount of debenture outstanding, that is rupees 1 lakh। तो 120 का यह आ गया अमाउंट रुपीज 12,000। इतना DRR चाहिए और ओपनिंग में अवेलेबल तो बिल्कुल भी है, बिल्कुल भी नहीं है तो पूरा DRR बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 4, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, वही 15% ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। चूंकि 120 पूरे रिडीम होने वाले हैं तो ये होना चाहिए 18,000। इतने DRI रिक्वायर्ड है बिंगे, बिकॉज बी लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी, इसलिए उसके DRI होना चाहिए 15% ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम। पूरे 120 रिडीम होने वाले हैं, उसका 15% कर दो, 18 के चाहिए हमको इन्वेस्टमेंट। ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। अब हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट हो गया तो प्रपोज डिविडेंड टू बैंक। अब अगली एंट्री राइट इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू शेयर एप्लीकेशन। 75,000 की मनी किससे आई? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ऑन राइट इशू, इनको अलॉटमेंट दे दें। शेयर एप्लीकेशन 75,000, मॉडल ने इसको शेयर एप्लीकेशन की लिख दिया इक्विटी शेयर होल्डर, चलेगा? उन्होंने लिख दिया उसको इक्विटी शेयर होल्डर लिख दिया है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000। ये हो गया अलॉटमेंट ऑफ राइट, राइट इशू हो गए। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप यदि 2-4 फ्रेंड हो और आपस में कंपटीशन हो तो एक बात जरूर देखना, और ये हमेशा बहुत प्रूवन फंडा है। आप 4 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड आपका वो जो भरपूर लिखता है क्लास में सॉल्यूशन, और एक आप जो लिखते नहीं हो पर घर जाके सेम डे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आप जरूर चेक करना कि एग्जाम के वक्त आपका 3 फंडे चेक करना, 3 चीजें करना कि एग्जाम के वक्त किसका रिवीजन कंफर्टेबल है, नंबर 2 पेपर किसका देते वक्त कौन कंफर्टेबल रहा, और तीसरा फिर रिजल्ट किसका क्या आया। प्रूवन फंडा है। जिसने मेरी बात को माना और क्लास में नोट नहीं किया और घर जाके वापस सेम डे क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका रिजल्ट मैं 60% तो गारंटी देता हूं उसके मार्क्स की। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। टाइम बचाते हो, क्लास में टाइम बचा रहे हो, मतलब आप एक अटेम्प्ट हो सकता है आपका आगे बढ़ जाए, 6 महीने आपके बढ़ जाए, बचा लो टाइम अभी कि घर पे जाके करना नहीं पड़ेगा, कंफर्ट जोन में आ जाओ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाद में मेहनत करेंगे, मेहनत आज नहीं तो कल नहीं तो करनी पड़ेगी। सीए में बगैर मेहनत के कोई पास नहीं होता। चलो ये हो गया, राइट इशू खत्म, गया बचा है
राइट इशू खत्म। अच्छा अब कौन सा इशू है? बोनस। अब बेटा बोनस, हमें बोनस देना है 62,500 का। वो बोनस कहां से दिया जाए? सबसे पहले देते हैं सीआरआर से, सीआरआर है नहीं। सीआरआर ना हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हैं। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस देने का फंडा, ओ भगवान कहां याद करें, नहीं याद आता। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस दे सकते हैं? सेक्शन 52 तो परमिट करता है। सेक्शन 52 तो बोलता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम से फुली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन यदि कंपनी लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है तो उसे सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से बोनस तभी इशू कर सकते हो जब वो कैश में प्राप्त हुई हो, वो प्रीमियम कैश में नगद में प्राप्त हुई हो। पर ये कंपनी तो अनलिस्टेड है, इसमें तो प्रीमियम नगद में प्राप्त हुई हो या ना हुई हो, आप बोनस इशू कर सकते हैं। और वैसे भी प्रीमियम तो नगद में प्राप्त हो गई ना। ये देखो प्रीमियम नगद में प्राप्त हुई या नहीं हुई? नगद में प्राप्ति तो है, तो हम बिंदास सिक्योरिटी प्रीमियम से तो एंट्री करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, एक मिनट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना? 25,000 की प्रीमियम यूज कर लो। अच्छा बाकी का पीएनएल यूज करना पड़ेगा। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 62,500, ये हमने निकाला है वर्किंग नोट नंबर जो भी है। तो कितना कम पड़ रहा है? 25,000 तो हमने यूज कर ली सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि वो कैश में कलेक्ट है। और वैसे भी चूंकि कंपनी अनलिस्टेड है तो कैश में कलेक्ट हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रीमियम हम सेक्शन 52 के हिसाब से तो शेयर के फुली पेड अप शेयर के लिए बोनस की इशू के लिए यूज कर सकते। कर ली कितनी? 25,000 यूज कर ली, बची 30। ये हमने बचा हुआ पीनल यूज कर लिया, तो हमारा पीनल 37,500 से कम हो गया। और पांचवी एंट्री बोनस देने की, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500 62,500, ये हमने बोनस शेयर इशू कर दिए। बोलिए बेटा, कोई डाउट? बोलो। अच्छा ये बोनस शेयर, तो राइट इशू का काम खत्म, बोनस का काम खत्म। अब क्या बचा? डिवेंचर, रमसर का डिवेंचर 1,20,000 के हैं, 12% डिवेंचर डेबिट 1,00,000। इस पर प्रीमियम भी तो देनी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिवेंचर होल्डर 123,600, ये हमने रिडम्पशन मनी ड्यू कर दी। नरेशन आप लिख लेना। और अब पीएनएल टू डीआरआर कितना बनाऊं? वो हमने वर्किंग नोट बना रखा है 12,000। और इन्वेस्टमेंट कितने करूं? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, ये हमें दोनों रूल फॉलो करने पड़े जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। अभी अभी डीआरआर बनाया, अभी अभी खत्म कर देंगे, अभी अभी इन्वेस्टमेंट खरीदे, अभी भी बेच देंगे। क्या गजब का नाटक है ये। अब जो प्रीमियम का लॉस है, प्रीमियम का लॉस ये पीएनएल से एडजस्ट करना पड़ेगा। पीएनएल 3,600 से डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट। हमने प्रीमियम के लॉस को पीएल से सेट ऑफ कर दिया। और अब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो। अच्छा लेकिन इन्वेस्टमेंट बेच दो। इन्वेस्टमेंट जो है इनको बेचना पड़ेगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिडम्पशन के लिए फंड चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट सोल्ड। अब डेट तो देनी की कब खरीदे कब बेचे, बगैर डेट के करना पड़ेगा। अब पेमेंट कर दो डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर 1,23,600 टू बैंक कर दो उनको। ये हमने डिवेंचर होल्डर को रिडीम कर दिया। अब डीआरआर को भेज दो जनरल, डीआरआर टू जनरल रिजर्व 12,000 12,000। बस ये हो गया, सब कुछ हो गया। अब पूछिए उन्होंने बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पूछी है, बहुत इजी एंट्री है।
तो अब मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज एट, जो भी डेट हो वो डाल देंगे आप, और ये बैलेंस शीट है आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, आफ्टर ऑल दिस। ये बैलेंस शीट बनेगी उन सबके बाद। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, सबसे पहले सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैंने सीक्वेंस लॉजिकल रखी है। आप सीक्वेंस ये फॉलो करो तो बेहतर है, क्योंकि जो मैंने बताया वो सब कुछ लॉजिकल है। ओहो, वर्किंग नोट यहाँ आ गए, नहीं नहीं ये बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी, ये वर्किंग नोट आ गए, बैलेंस शीट यहाँ बनेगी। बैलेंस शीट फॉर्मेट तो बना लोगे आप लोग, सीधे शुरू हो जाओ बैलेंस शीट। अरे नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड, ये हमारा हेडिंग है लाइबिलिटी साइड का। इसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, मतलब इसमें तो रटा रटाया है, मुझे कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो इसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल, नोट नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या कुछ बची है नॉन करंट लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी डिवेंचर थे वो तो खत्म हो गए, और करंट लाइबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर 1,15,000, ये एज इट इज रहेंगे, नो चेंज। ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड खत्म। अब यहां पर टोटल आने के बाद असेट साइड, सीक्वेंस बेटा मैंने जो बताई उसमें कुछ इनलॉजिकल हो तो बताओ। सीक्वेंस मैं जो बता रहा हूँ कि डिवेंचर रिडम्पशन पहले करना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट बेचने के पहले। इतना सीक्वेंस तो बेटा दिमाग से होगी कि आप रिडम्पशन पहले कर दो और इन्वेस्टमेंट बाद में बेचो, मतलब पैसा पेमेंट पहले कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बेच बाद में, तो पैसा आप पहले रहा है। तो ये लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना कि पहले इन्वेस्ट बेचेगा, उसके बिकेगा, उसके बाद ही तो डिवेंचर रिडम्पशन हुआ, और डीआरआर में भेजने की एंट्री भी कब होगी? रिडम्पशन के बाद। तो बेटा सीक्वेंस तो सब लॉजिकल है, कोई सीक्वेंस के अंदर कोई इलॉजिकल नहीं है, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, सब चीज दिमाग का खेल है और बहुत सिंपल सारी चीजें हैं। हाँ, डीआरआर और डीआरआई दोनों होना चाहिए बिफोर रिडम्पशन, तो वो हमने पहले ही करना पड़ेगा ना। तो कंफ्यूजन कहाँ से होता है? वो आपके माइंड में होता है, बस वो आपकी एरर है बेटा। इतनी इजी चीजों में कंफ्यूजन होगा तो जो सीए के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज आने वाली है। अब क्या आएगा? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या दी है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड असेट कितनी दी है? 1,00,000। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, और कोई फिक्स्ड असेट से नो। फिर करंट असेट्स, स्टॉक एज इट इज रहेगा 1,35,000। ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज रहेंगे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंज होगा, ये चेंज होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंज होगा ना। अब देखो इधर नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। बेटा नंबर 1 में ऑथोराइज्ड कैपिटल दिए क्या? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दिए, वो बढ़ानी पड़ सकती है बेटा। वो पहले कितनी थी? 30,000। बोनस राइट कितना दिया? 5 का तो राइट था, और बोनस 60,6250। अच्छा, पहले से अथराइज कितनी थी? अच्छा, पहले इशूड कितनी थी? 20, और अथराइज कितनी थी? तो एक काम करो, हमने 30,000 शेयर की हमारी अथराइज पहले से थी, उस पर हम 20 इशू कर चुके थे, और 5 राइट भी इसी में से कर लिए होंगे।
क्योंकि राइट इश्यू हमारे प्लानिंग में होंगे कि हम राइट इश्यू लाएंगे, ये प्लानिंग में होंगे। तो हमने 30 का जो इंतजाम किया था उसमें 20 इश्यू हो गए और 5 भी, लेकिन बोनस का हमने प्लानिंग किया था क्या? बोनस तो डिपेंड करता है प्रॉफिट पर। प्रॉफिट अच्छे हो गए तो बोनस दे रहे, नहीं तो नहीं देते। तो बोनस के लिए हम अलग से 6250 कर लेते ना। हमने ये आज पहली बार पढ़ रहे हैं कि बोनस में पढ़ा हुआ है कि जितनी पुरानी अथोराइज है उसमें नए बोनस जोड़ दो। ये कहा था कि नहीं कहा था? बस बोनस से पुरानी अथोराइज 30,000 और नए बोनस 6250, 20,000 इशू कर चुके थे। 5,000 राइट भी हमने इसी में से इशू कर दिया और शायद 5 अभी हम और इशू करने वाले होंगे फंड अरेंजमेंट के लिए। तो हमें 30,000 प्लस 6,250, 36,250 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, 362। ये आगे न्यू ऑथराइज शेयर कैपिटल। अच्छा, अब इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप शेयर कैपिटल। बेटा पहले से इशू कितने थे? 20,000 प्लस 5 का राइट था, प्लस 6250, 31250 शेयर्स, सॉरी 3250 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुली पेड, 3,12,500। इसमें शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो शेयर आपने इशू किए और बदले में नगद प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें आपको हाईलाइट करना पड़ता है कि कौन से शेयर के बदले में आपको नगद प्राप्त नहीं हुआ। तो ऑफ विच, इसमें से कितने शेयर के बदले नगद प्राप्त नहीं हुआ, कौन से नॉट इन अदर देन कैश है। ऑफ विच 6250 शेयर्स वर इश्यूड एज बोनस शेयर्स। इससे इंडिकेट हो गया कि इस शेयर कैपिटल में 6250 शेयर्स के बदले कैश कलेक्ट नहीं हुआ, ये अदर देन कैश है। अदर देन कैश हाईलाइट करना पड़ता है, शेड्यूल 3 में हमने कर दिया। ये होगी क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है? तो 3,12,500 हमारी आ गई शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। बेटा आपका नेटवर्क इश्यू होगा, सारे बच्चे आपके ऑनलाइन सुन रहे हैं, आई कॉन्ट हियर एनीथिंग। तो बेटा आपका नेटवर्क देखो, यहां पर सब बराबर है, 3,12,500। अब यहां पर नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, बेटा आपका नेटवर्क चेक करो। रिजर्व एंड सरप्लस, बेटा उसमें सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा ओपनिंग में कितनी थी? नील। रिसीव्ड कितनी हुई इस साल? प्लस 25,000, माइनस बोनस में चली गई 25,000 की प्रीमियम, तो बची कितनी? शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये रिजर्व का मूवमेंट शो करना पड़ता है कि ओपनिंग कितना था, कितना आया, कितना गया, कितना बचा। यदि आप ये दिखा दोगे तो शेयर को पता कैसे पड़ेगा कि इसका, वो बुक्स जाके तो देखने वाला है नहीं, तो उसको पता कैसे पड़ा कि रिजर्व अकाउंट कैसे दिखाए? तो ये दिख गया रिजर्व अकाउंट शेयर को यहीं पर, सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग कितना था? 1,20। इसमें से लेस लॉस ऑन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दी थी ना इसमें से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 3,600 इसी में से दी थी, माइनस 3,600। और ट्रांसफर टू डीआरआर इसमें से हुआ था क्या? कितना? 12 यहीं से गया था। और क्या हुआ था? बोनस इशू 62 37 का, बस ये बचा क्लोजिंग P&L 56 66 500 का बचा क्लोजिंग P&L।
66900। ये बचा पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस। डीआरआर जो बनाया था 12,000 का डीआरआर बनाया था, वो डीआरआर बनाकर उसको भेज दिया था जनरल, तो जनरल रिजर्व आप लिख दोगे सीधा सीधा 12,000 तो भी चलेगा। बस ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस 78900 का रिजर्व एंड सरप्लस 78900 का रिजर्व एंड सरप्लस। अब टोटल कर लो। शेयर केबल पता है, रिजर्व सरप्लस पता है, क्रेडिटर हम्म 5,64,00 ये भी आ रहा है। अच्छा यहाँ कैश बच गया ना, अभी कैश इन बैंक बचा है, उसके लिए बना लो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट जो भी नंबर है कैश बैंक। अच्छा कैश बैंक अलग अलग दिए क्या? हाँ कैश कितनी है? 30,000। बैंक कितना था? 2 लाख से इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, ध्यान है आपको? इन्वेस्टमेंट परचेज्ड -18, इन्वेस्टमेंट सोल्ड प्लस, ध्यान है आपको, इन्वेस्टमेंट खरीदे थे फिर बेचे थे। अच्छा प्रपोज डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड डिविडेंड 20,000 पे भी तो हुआ था पिछले साल का। और राइट इश्यू मनी आई 75,000 की मनी आई थी। और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया था, डिवेंचर होल्डर 123,600। बैंक बैलेंस कितना बचा? 1,51,000। तो कैश प्लस बैंक मिलाकर कितना हो गया? 181। बेटा मॉड्यूल खोलकर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो फिर मॉड्यूल से कर लो बेटा, मेरा क्वेश्चन अलग है उनका अलग है। तो मॉड्यूल से टेली क्यों कर रहे हो? यदि मॉड्यूल से सॉल्यूशन टेली कर रहे हो तो फिर मॉड्यूल से क्वेश्चन भी टेली करो पहले। 181,400 181,400 बस देख लीजिए बैलेंस शीट टेली हो गई होगी। इसका अकाउंट भी बना सकते हैं, कैश अकाउंट, मैंने जो चाहो कैश अकाउंट बना लो या कैश की वर्किंग बना लो, जो भी चलेगा। तो ये बन गई बैलेंस शीट आफ्टर ऑल दिस ट्रांजेक्शन। अब जब आप खुद करोगे ना तो देखे आपको अपने आप देखे कई चीजें क्या होती है, इफेक्ट भूल जाते हैं। तो वो गलती जो आप एग्जाम में करने वाले हो अभी कर लो। मैं आपको 100% सही बोल रहा हूँ कि यदि आपने अभी मेहनत कर ली, गलतियां अभी कर ली, खुद ने बगैर देखे क्वेश्चन सॉल्व कर ली अभी से, एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। नहीं तो निश्चित तौर पर आपसे एग्जाम में सिली मिस्टेक होगी जो आपको बहुत भारी पड़ेगी कि सर आते हुए क्वेश्चन गलत हो गया, इसका इफेक्ट देने ही भूल गए, तो वो दिक्कत होगी आपके लिए। वो तभी होगा जब प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस आपको सिर्फ आखिरी के 3 महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, अभी से आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। क्वेश्चन सेम है तो जरा चेक कर लो पहले क्वेश्चन पहले चेक कर लेना। वो 5 के बदले बोनस इशू भी अलग है, वहां का सब अलग अलग है। तो बेटा क्वेश्चन पहले चेक करना, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना, ठीक है? तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नंबर 3। कुल कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा एक बच्चा क्या कर रहा है, अथॉराइज्ड और इश्यूड दोनों जोड़ रहा है। हे भगवान क्या करो इन बच्चों का। बोले सर शेयर के बगैर तो 6 लाख आ रहा है, अथॉराइज और इश्यूड दोनों जोड़ते हैं क्या? बोले सर शेयर के बगैर टोटल 6 लाख आ रहा है। बच्चा थोड़ा ध्यान रखो, क्या कर रहे हो, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो कि अथॉराइज प्लस इश्यूड दोनों जोड़ रहे हो। चलिए टाइम हो गया। अच्छा आज मैंने बस टाइम कभी रखा था, उनकी बेच की तो छुट्टी रखी है अर्ली बर्ड वालों की, ताकि उनकी बेच आपके बराबर हो जाए, क्योंकि हम
हाँ पर वो अब ठीक है, आज इतना ही काफी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।